बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हेड्स ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं जी, और हेड्स ऑफ इनकम आपको मालूम है कि सेक्शन 11 में लिखे हुए हैं, और 5 हेड्स ऑफ इनकम है हमारे पास। सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक नाम हमने और भी रखा हुआ है, रेजिडुअल इनकम। ठीक है ना, यानी जो कहीं इनकम फिट नहीं होगी वो कहाँ फिट हो जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हर हेड ऑफ इनकम को जब पढ़ना है तो असल में हमने 4 बातों के जवाब ढूंढने हैं। पहली बात, स्कोप। स्कोप का मतलब क्या है? कौन सी इनकम इस हेड में आएगी या कौन सी इनकम इस हेड में नहीं आएगी। व्हाट इज इंक्लूडेड एंड व्हाट इज एक्सक्लूडेड। और दूसरी बात, क्या डिडक्शंस अलाउ होंगी, खर्चे कौन से माइनस हो सकते हैं। तो यहां भी 2 बातें हैं, क्या चीज अलाउ होगी और क्या चीज अलाउ। जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड पढ़ेंगे ना, जब इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड पढ़ेंगे तो वहां ये बात बड़ी तफसील से आएगी कि क्या खर्चे अलाउड नहीं हैं। ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा कहां समझ आएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाके समझ आएगा। अच्छा जी, फिर बेसिस ऑफ कौन सा पोर्शन रिसीट बेसिस पर, कौन सा पोर्शन, और बाद दफा इसका स्टेटस चेंज भी हो जाता है। कल हमने देखा था कि अगर आप लाइबिलिटी 3 साल में पे ना करें तो इसका स्टेटस चेंज। वो कहते हैं अब आपको अप्रूवल बेसिस पे नहीं हम कर सकते, अब जब आप पे करेंगे ना जब आना। ठीक है ना, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी। और फिर टैक्सेबिलिटी, क्या एनटीआर में टैक्स हो रहा है और क्या ये वाली बात, क्या एनटीआर में क्या एफटीआर में। अच्छा, हर पॉइंट बाज हेड में अपनी पीक पर टच होता है ना, फिर वहां सबसे अच्छा समझ आता है। जैसे मैंने भी कहा, क्या एक्सपेंसेस अलाउड क्या नहीं अलाउड, ये सबसे अच्छे कहां समझ आएंगे? क्या एनटीआर में क्या एफटीआर में, ये सबसे अच्छे कैपिटल गेन में जाके समझ आएंगे। हर जगह थोड़ी थोड़ा जिक्र आएगा, लेकिन अपनी पीक पर बिल्कुल मैक्सिमम कहां डिस्कशन हो रही होगी इसकी? कैपिटल गेन्स के अंदर हो रही होगी। वहां हमें ये बात सबसे ज्यादा अच्छी समझ आएगी कि अच्छा जनाब ये खर्चा अलाउ है, एनटीआर में जा रहा है, ये एफटीआर में जा रहा है। क्योंकि यहां देखें ये बात ही नहीं हुई, सारी इनकम कहां जा रही है? एनटीआर में जा रही है। यहां ये नहीं फर्क पता चल रहा क्या उधर जा रहा है क्या इधर जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा जनाब, इसमें से गुजरे, हमने इनकम को डिफाइन कर लिया, रेंट को डिफाइन कर लिया, फोरफिटेड डिपॉजिट समझ आ गया। फिर हमें पता चला कि यार अगर रेंट जो है वो मार्केट वैल्यू से कम हुआ तो फेयर मार्केट वैल्यू ने टैक्स हो जाना है। फिर हम और आगे चले तो पता चला क्या चीज़ एक्सक्लूड हुई। अगर कोई फैक्ट्री अलॉन्ग विद मशीनरी दे दी जाए तो फिर वो सारे की सारी इनकम कहाँ चली जाएगी? इनकम फ्रॉम। लेकिन अगर किसी घर को किराए पर देते हुए यूटिलिटीज एमिनिटीज के नाम पर कोई पैसे ले लिए जाएं तो सिर्फ ये वाले पैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएंगे, सारा हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं जाएगा। फिर एडवांसेस का जिक्र हुआ, एडजस्टेबल वर्सेस नॉन एडजस्टेबल। फिर नॉन एडजस्टेबल पढ़ना था, एडजस्टेबल को तो इतना खास पढ़ना नहीं था। फिर नॉन एडजस्टेबल की थोड़ी डिटेल आनी शुरू हुई तो पता चला ये ऑनर ऑफ बिल्डिंग का जिक्र हो रहा है सिर्फ। फिर यहां 3 बातें मोटी मोटी पता चली। एक तो ये कि यार जिस साल कोई बंदा हमारे पास आता है उस साल हम पूरे पर टैक्स लगा देते हैं, 1/10 पूरा ले लेते हैं। टाइम अपोर्शन नहीं करते बल्कि 1/10 पूरा ले लेते हैं। अच्छा जी, अगला साल, फिर अगला साल, फिर अगला साल, फिर अगला साल, 10 साल तक ऐसे होता रहेगा। ठीक है ना। और अगर इन 10 सालों में वो छोड़ के चला गया तो जिस साल छोड़ के जा रहा होगा उस साल इसका 1/10 नहीं लेंगे। हाँ, अगर नया बंदा आ गया तो फिर उसका तो लेंगे ना, लेकिन उसका कैसे लेंगे? न्यू एडवांस माइनस एडवांस ऑलरेडी टैक्स डिवाइडेड बाय 10, फिर ऐसे चलेंगे। ये मोटी मोटी बातें हमने पढ़ी। इसके साथ ही हमने सीखा था यार अगर एनुअल इंक्रीमेंट आ रही है तो कैसे हैंडल करना है। ठीक है ना, ये वाली सारी बातें। और यहाँ हमने छोटी छोटी इलस्ट्रेशन के साथ काफ़ी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड की। एंड आई होप कि आपने इन सारों को जाकर घर अपने हाथ से कैलकुलेट भी करके देख लिया है। फिर जनाब ये सारी प्रैक्टिस करते करते कल हम पहुंच गए थे कि व्हाट डिडक्शंस आर अलाउड, अलाउएबल डिडक्शन। अलाउएबल डिडक्शन पढ़ने से पहले 2 लफ्ज हमने एक्सप्लेन किए। क्या जी? अलाउंस और एक्सपेंस। जब कोई चीज अलाउंस के तौर पर आ रही होगी तो फिर उसकी एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं देखेंगे, जिसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या थी? रिपेयर अलाउंस। ठीक है ना, रिपेयर अलाउंस पहले आप काम ही यही था, इन रेस्पेक्ट ऑफ ए रिपेयर टू अ बिल्डिंग एंड अलाउंस इक्वल टू 1/5 ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स। इसका मतलब है एक्चुअल रिपेयर क्या हो गया? इररेलेवेंट हो गया।
वो ज्यादा है कम है वो नहीं, अलाउ तो क्या होना है, वो कहता है इस साल कोई रिपेयर नहीं हुई तब भी 1/5 अलाउ होगा। अलाउंस का यही मतलब है। फिर आ गया था इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर आ गया था लोकल टैक्सेस रेट, ये वाली बातें आ गई थी, फिर आ गया था ग्राउंड रेंट, और फिर आ गया था प्रॉफिट ऑन डेट, फिर वही हाउस बिल्डिंग फाइनेंस वाला आ गया था, और फिर मॉर्गेज करके भी अगर ये 3 बातें डेट से रिलेटेड आ गई थी, ठीक है ना। और फिर एक अहम बात और आई थी, एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा नॉट एक्सीडिंग 4% ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स, यानी पीछे 7 बने थे शायद ये, है ना, पिछले 7 एक्सपेंसेस के अलावा कोई खर्चा आपको लग रहा है कि यार ये तो भाई मैंने रेंट कमाने के लिए खर्चा किया है ना, वो कहते हैं ओके इसको भी ले आओ। लेकिन कहता है इसकी लिमिट मैक्सिमम कितनी है, लेकिन अगर 4% से कम हुआ, अलाउंस नहीं है, वो ये नहीं कह रहा कि 4% ऑफ अलाउंस ले लो, वो कहता है मैक्सिमम 4% अलाउ करेंगे, अगर आपका खर्चा इससे कम है तो कम अलाउ करेंगे, और अगर खर्चा है ही नहीं तो कुछ अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन रिपेयर में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? रिपेयर एज ए अलाउंस अलाउ हुई है आपको, रिपेयर एज ए अलाउंस अलाउ हुई है आपको। क्लियर हो गई बात? फिर और आगे चले तो हमने क्या बात की जी, एक वो था अगर किराएदार ने किराया नहीं दिया तो उसके ऊपर बात हुई कि अगर वो ये 3 कंडीशन पूरी हो रही हैं तो फिर वो भी एज ए एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा आपको, ठीक है ना, वो भी एज ए एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। फिर एक अहम बात आई कि यार हमने आपको सारी चीजें तकरीबन किस पर अलाउ की हैं, अक्रूवल बेसिस पर। अक्रूवल बेसिस का मतलब है आपने कहा यार हमने ये चीज की थी, अभी पैसे नहीं दिए, हमने मान लिया, हमने उसे खर्चा अलाउ कर दिया आपको, लेकिन अब आप पैसे दें ही ना तो आप तो फेक ही ऐसे चीजें डाली जाएंगे, ये हमने इंश्योरेंस कराई हुई है पे करनी है, ये हमारा फलां काम हो गया पे करना है, ये पे करना है, और पे किसी को कर नहीं रहे। लॉ कहते नहीं यार इसके ऊपर हमने थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखना है। अगर हमने आपको कोई एक्सपेंस अलाउ किया है, कब? जिस साल में वो अक्कर हुआ, यानी आप क्लेम कर रहे हो, उसको हमने क्या नाम दे दिया? ईयर ऑफ अकरेंस। वो कहते हैं ठीक है हमने आपकी बात मान ली जनाब, हमने कहा कि आप बड़े अच्छे टैक्स पेयर हैं, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, एक्रूवल बेसिस पर आपको अलाउ होगी, पे नहीं की कोई बात नहीं, खर्चे में से माइनस कर। लेकिन फिर हमने उससे अगले साल इसको मॉनिटर किया, क्या पे कर दिया है, अगर नहीं की तो कोई बात नहीं है, फिर उससे अगले साल, फिर उससे अगले साल, 3 साल तक हमने इसको मॉनिटर किया। और फिर हमने कहा कि अगर चौथे साल भी पे ना की हुई तो इसका मतलब है एक्चुअली तो 4 साल मिल गए ना पे करने के लिए। अगर चौथे साल अगर नॉर्मल टैक्स ईयर है, 30 जून आ गया तो फिर भी पे नहीं हुई, तो कहता है कि फिर क्या करे? अनपेड अमाउंट विल बी एडेड, यानी पहले माइनस हुआ था ना खर्चा, तो ऐड बैक करने का मतलब हो गया डिसअलाउ हो गया, इनकम बढ़ गई। मसलन 5 लाख रुपए की बात हो रही थी, पहले साल 5 लाख रुपया क्या हुआ था, लेकिन चौथे साल में 5 लाख रुपया क्या हो गया? ऐड हो गया, टैक्स देना पड़ गया। और अगर 5 लाख नहीं, आपने 2 लाख पे कर दिया हुआ है, तो चौथे साल में 3 लाख ऐड होगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? अनपेड अमाउंट। और अगर 5 लाख ही पे कर दिया है, फिर कुछ नहीं करना, क्योंकि जो करने वाला काम था तो पहले साल कर लिया ना, माइनस कर दिया था, खर्चा हुआ है तो माइनस ही करना था ना, खत्म होगी बात। अब तो रिवर्सल जब डलेगी जब आप कानून की बात नहीं मानेंगे कि विद इन 4 ईयर इसको पे कर दें, वरना चौथे साल में ऐड हो जाएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए अगले साल पे कर दीजिए, कुछ नहीं करना, कोई काम नहीं है। हाँ, इस साल पे नहीं किया, आपको डिसअलाउ होगी, वक्ती तौर पे खर्चा नहीं डिसअलाउ हुआ, खर्चे की नेचर चेंज हो गई। अगरचे किताबों में आपको ऐसे लिखा डिसअलाउ कर, नेचर चेंज होगी। कहता है यार ये आपको अक्रूवल बेसिस पर अलाउ नहीं होगा, आइंदा जिंदगी में क़यामत से पहले जब भी पे कर दोगे माइनस कर लेना। खर्चे को मानने से इनकार नहीं किया हमने अभी भी, लेकिन अब ये वाली सहूलत खत्म हो गई है। अच्छा, फिर ये वाली बात, इस वाली अमाउंट पर ये सहूलत खत्म हो गई है। मसलन यहां देखते हैं, इसको ईयर्स अटैच करते हैं। ईयर ऑफ अकरेंस है 2019। 2019 में कोई एक एक्स अमाउंट आई, आपने क्या कर दिया? यही 5 लाख आई, अलाउ कर दिया। किस बेस पर?
अक्रूवल पे। अगर तो 2019 में ही पे कर दिया है, कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई, कोई और मसला देखने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन आपने पे नहीं किया, लेकिन लॉ ने अक्रूवल बेसिस पर आपको अलाउ कर दिया। 2020 आया, आपने अभी भी नहीं पे की, नो ट्रीटमेंट। 2021 आया, आपने नहीं पे की। 2022 आया, आपने नहीं पे की। 2024 आया, अगर आपने अब भी 23 आया, अगर अब भी पे नहीं की तो अनपेड अमाउंट क्या हो गई, एड बैक। लेकिन जरा गौर करें मैं क्या कह रहा हूं, कितने साल ओपन हो गए एकदम से, 5 हो गए ना, बल्कि 19, 20, 21, 22, 23। अब जरा मेरी बात तवज्जो से सुनिए। 2019 में हमने एक अमाउंट थी नहीं पे की, 5 लाख ही एज्यूम करना है। 2020 में भी एक अमाउंट आ रही होगी, फर्ज कर लें वो भी 5 लाख की थी। 2021 में भी 21 वाली जो आ रही है वो अलाउ हुए जा रही है। ईयर ऑफ अकरेंस में कुछ नहीं देख रहे, पिछली अमाउंट को नहीं देख रहे, ईयर ऑफ अकरेंस में हर अमाउंट अलाउ हुए जा रही है, हुए जा रही है, हुए जा रही है। इसका मतलब है 2019 में भी अलाउ हुई, 20 में भी अलाउ हुई, 21 में भी अलाउ हुई, 22 में भी अलाउ हुई, 23 में भी अलाउ हुई, 23 वाली अलाउ हुई। लेकिन 23 में जाकर 19 वाली डिसअलाउ हो गई, क्योंकि उसका टाइम पूरा हो गया, उसके 4 साल पूरे हो गए। हमने इंतजार किया लेकिन गोली नहीं मार दी आगे से, आइंदा ये देंगे ही नहीं, ये नहीं कहा। अब अगले साल को अलग से देख रहे हैं, 19 डिसअलाउ हो गया। अब हमने 20 वाली पेमेंट अगर कर दी है तो ठीक है, चौथे 4 साल के अंदर अंदर हो गई। लेकिन अगर 20 वाली भी 4 साल के अंदर नहीं की तो वो अपने रेलिवेंट ईयर में जाके क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐसे चलता जाएगा सर्कल। ये बात समझ आ गई? ओके, और आगे चलते हैं, इसको और थोड़ा सा मेटेरियलाइज करते हैं। 1.5 लाख इंश्योरेंस प्रीमियम पेएबल 2000, तो क्या हुआ, 2019 में 1.5 लाख रुपया अलाउ हो गया। 2020 में कुछ नहीं किया, 21 में कुछ नहीं किया, 22 में कुछ नहीं किया, 23 में 1.5 लाख रुपया ऐड हो जाएगा। ठीक होगी ना बात? और अगर अब हमने 24 में जाके उस 1.5 में से 50,000 पे कर दिया, एक 50, आइंदा यहां हमने कितना डिसअलाउ कर दिया, 1.5 लाख। आइंदा क्या स्टेटस बन गया, जब भी जितना पे कर दोगे अलाउ करवाते जाना। अब क्योंकि 2024 में आपने 19 वाला में से 50,000 पे किया, तो ये अच्छा फर्ज कर ले हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम इतना ही आ रहा था, तो 2024 में क्या होगा, 2024 में एक तो 2024 का 1.5 लाख अलाउ हुआ, और एक जो आपने पिछला 50,000 पे कर दिया, उसका मतलब है 2 लाख अलाउ हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है बात? अपनी अमाउंट तो अलाउ होनी है ना, जो ईयर ऑफ अकरेंस में तो हर एक ने अलाउ होना ही होना है। फिर देख रहे हैं 4 साल के अंदर पे हुआ है कि नहीं हुआ, अपने अपने टाइम पे डिसअलाउ होता जाएगा। एक दफा जो अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगी वो कब अलाउ होगी, जब जितनी पे करेंगे। पूरा ऐसी जुमला लिख लें, जब जितनी पे करेंगे। यानी 1.5 लाख में से आपने 50 पे किया तो 50 अलाउ हो गया। अगर बाकी लाख रुपया भी आइंदा कभी पे कर देंगे, जब पे करेंगे अलाउ हो जाएगा, जब जितनी पे करेंगे। चौथे साल के बाद क्या उसूल लगा, जब जितनी पे करेंगे। चौथे साल के बाद क्या उसूल लगा भाई, जब जितनी पे करेंगे। ठीक होगी ना बात? अच्छा जनाब, पेड इन 2020-30, वही वाले, इसी 1.5 लाख की बात हो रही है, जब जितनी पे करेंगे का उसूल लग रहा है, पुरानी वाली अमाउंट पर। डन हो गई बात? अच्छा जनाब, देखिए उसने कहा यार ये एक इंश्योरेंस प्रीमियम का अकाउंट पड़ा है 2021 का, 2.5 लाख रुपया क्या था,
पेबल 2.5 लाख रुपया क्या था, लेकिन आउटस्टैंडिंग रहा कब, 2022, 23, 24, 25 चौथा साल है। अगर ये आउटस्टैंडिंग ही चला रहा है तो 25 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और अगर बाद में 23 में जाके 25 में जाके किसी साल में जाके पे करेंगे तो उस वक्त पे कर देंगे। इसको 23 नहीं करें, इसको 29 कर दें। अपने पास स्लाइड में इसको 29, जाहिर है 25 के बाद कोई साल आया ना जिसमें पे कर दिया। क्लियर हो गई बात? जिन्होंने प्रिंट लिया हुआ तो वहां ठीक कर लें, मैं इसे वैसे ठीक करके आपको दोबारा व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा। तो अनपेड लाइबिलिटी की बात समझ आ गई है? अच्छा आप सोचें जरा, हमें एक्सपेंसेस का पता चल गया कैसे अलाउ होना है, पक्की बात है। चलें जनाब, अब हम एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निकालें जी, कॉपी निकालें आप लोग, पढ़ें सवाल को। जी जनाब, Mr. Kamran has rented property for rupees 2,50,000 per month and received 2.5 million as non-adjustable advance. Following expenses are incurred during the year ending 30th June 2021 against property. अब पूरा एक सवाल आ गया ना, पूरा सवाल आ गया। कुछ एक्सपेंसेस का जिक्र हो रहा है, कोई एडवांस का जिक्र हुआ है, फोरफिटेड डिपॉजिट का जिक्र नहीं हुआ। ठीक है ना? तीन चीजें आ सकती थी ना, रेंट चार्जेबल टू टैक्स में कितनी चीजें आती हैं, तीन चीजें। नंबर 1 मंथली रेंट, नंबर 2 फोरफिटेड डिपॉजिट, नंबर 3 नॉन एडजस्टेबल 1/10 ऑफ नॉन एडजस्टेबल एडवांस। आखिर में क्या लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी फॉर मिस्टर कामरान फॉर टैक्स ईयर 2021। ठीक है ना? बस यहां तक, ये दो बातें छोड़ दें ऊपर तक। ठीक है ना? क्या करना है, इनकम निकालनी है। इनकम निकालते हुए एक सवाल सॉल्व कैसे होगा, सबसे ऊपर तो लिख देंगे ना कोई बंदे का नाम, टैक्स ईयर, इस तरह वो जो टाइटल आ जाता है। ठीक है ना? सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, मिस्टर कामरान, नीचे लिखेंगे टैक्स ईयर 2021 और नीचे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ या कंप्यूटेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी, तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। ये लिखवाता हूं, पहले कैलकुलेशन करें फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, रेंट आ गया जी। अच्छा, अब आपने ना सवाल सॉल्व कैसे करना है इसको जरा देख के चलना है। रेंट, आपके ध्यान में ना 3 खाने होने चाहिए अपनी शीट के। एक पर जहां हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे, ऐसे बनाने नहीं है, ड्रॉ नहीं करने, एक पर जहां हम वर्किंग करेंगे और एक पर जहां फाइनल आंसर आ रहा होगा। ठीक है ना? जैसे मंथली रेंट कितना है जी, 2,50,000। कोई डेट्स तो नहीं दी ना, कब शुरू हुआ कब, कुछ नहीं, इसका मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 12। बस 30 जून पे एंड हुआ ना इसका, लेकिन किराए पर चढ़ा कब, कोई नहीं था। अगर डेट डाल देता पता चलता 6 महीने रहा है तो फिर मल्टीप्लाइड बाय 6 होता ना, मक्खी पे मक्खी मार के मल्टीप्लाइड बाय 12 तो नहीं कर देना। 12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है बाकी सारा, तो जाहिर है अगर साल के शुरू में ये काम हुआ होता तो वो मैं डेट बताता, कोई नहीं बताई, इसका मतलब है पूरे साल की गुफ्तगू हो रही है, पूरे साल की गुफ्तगू हो रही है। ठीक है ना? इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 12 हो गया। क्या आंसर आ गया जी, 3 मिलियन आ गया। एडवांस नॉन एडजस्टेबल एडवांस कितना जी,
2.5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1/10, 2.5 लाख रुपया ये आ गया। अब हमने सवाल को फौरन रिविजिट किया क्योंकि हमारे दिमाग में कह रहा है यार एक चीज और आनी है इसमें, कौन सी? फॉरफिटेड डिपॉजिट ढूंढा, वो नहीं है तो बस ठीक है, नहीं है। अब इन 3 चीजों के टोटल का नाम है रेंट चार्जेबल टू, इसका टोटल लगा लेना है। क्या आंसर आ गया जी? 32,50,000। क्यों लगा लेना है? क्यों लगा लेना है? कभी इसका 1/5 लेना पड़ना है, कभी इसका 4% लेना पड़ना है, ठीक है ना? कभी इसका 1/5 लेना है, कभी इसका 4% लेना है, इसलिए हमने इसको लगा दिया। अब आए जी 1 by 1। रिपेयर एक्सपेंसेस 300,000, ये क्या गिवन है? एक्चुअल रिपेयर। ये क्या गिवन है? एक्चुअल रिपेयर इज ऑलवेज इररेलेवेंट बिकॉज रिपेयर अलाउंस मिल रहा है, एक्सपेंस नहीं मिल रहा। ये हमें कंफ्यूज करने के लिए उसने दिया है। ये ना भी देता, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तब भी हमने पहला एक्सपेंस कौन सा लेना है? अलाउंस, ठीक है ना? इसके बाद हमने लिखा लेस डिडक्शंस अलाउड। पहली आ गई रिपेयर, लेकिन साथ ही लिखा अलाउंस 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 3250। छह लाख माइनस करना, ठीक है ना? एक्चुअल एक्सपेंस इज irrelevant. Actual expense is irrelevant. Second, insurance premium paid to insure the building. Insurance premium allowed expense है कि नहीं है? उन 8 बातों में है कि नहीं है? है। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना जी? 75,000। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्या आया? लोकल रेट्स एंड चार्जेस पेएबल ऑन प्रॉपर्टी। पेएबल, पे नहीं किए, फिर भी अलाउड है, पेएबल ही है। लोकल क्या लफ्ज यूज किया उसने? रेट्स। कितने हैं जी? 25,000। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट एक्रूड ऑन मनी बोरोड टू कंस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब होता है इस साल हमारा इतना इंटरेस्ट बना है। एक वहां पे एक चैप्टर पढ़ के आओ आप, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स पढ़ा है ना? इसका मतलब है अभी पे नहीं किया है तो कोई मसला नहीं है, अक्रूवल पर ही तो अलाउ हो रहे हैं। तो कितना इंटरेस्ट हो गया? 1 लाख इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट कितना जी? 1,25,000। ठीक होगी बात? नेक्स्ट क्या आ गया? एक्सपेंडिचर पेड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर डिराइविंग रेंट इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस 1.5 लाख रुपया। ये वाला खर्चा, वो कहते हैं कुछ और खर्चे हैं यार जो हमें उसके लिए ही करने पड़ रहे हैं, उसमें कोई बंदा भी रखा हुआ है जाके बिल भी लेके आता है, घर भी देखता है, कोई और छोटे मोटे खर्चे हैं, वो 4% वाली प्रोविजन है, ठीक है ना? लेकिन ये उठा के ऐसे ठक करके 1.5 लाख नहीं लिख देना, ठीक है ना? इसको क्या कहना है हमने? एक्सपेंडिचर पेड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ड्राइविंग रेंट इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस। एडमिन एंड कलेक्शन एक्सपेंस। लेकिन अब लिखना कैसे है? तवज्जो करें, यहां मैंने लिखा एक्चुअल कितना, अभी अंदर कॉलम में वर्किंग में 1.5 लाख, फिर लिखा 4% ऑफ RCT
इसका 1,00,000 विच एवर इज लोअर, तो 1,30,000 यहां लो। कहानी समझ आ गई? विच एवर इज लोअर, बाहर 1,30,000 गया। और अगर 4% 2,00,000 आ जाता तो बाहर 1,50,000 जाना था। ये बात समझ आ रही है ना? विच एवर इज लो। विच एवर इज लो। अच्छा जनाब, आगे क्या लिखा हुआ है? लीगल चार्जेस पेड टू डिफेंड द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। ये भी अलाउ है। तो लीगल चार्जेस लिख दिए, कितने हैं? 1,65,000। 1,65,000 लगाएं जी। टोटल 27,30,000। सारा कुछ माइनस कर दिया इसमें से। मैं भी ये देखने लगा हूं कि 27, ठीक है ना? यहां से शुरू करना है ना, ऊपर तक का तो टोटल आ गया हुआ है। इसमें से ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो क्या 20,80,000। चलो कर लो जरा कैलकुलेशन, सारे लोग कर लो अपने। 20,80,000 डन हो गई बात। उसने क्या कहा था? कैलकुलेट, you are required to calculate the tax liability of Mr. Kamran for tax year 2021। ये जो इससे नीचे लिखा हुआ ये काट दें, बस सिर्फ यहां तक की रिक्वायरमेंट। ये कोई रिक्वायरमेंट, ये 1 साल के लिए प्रोविजन आई थी, वो नहीं है, बस यहां तक की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अभी हमने क्या निकाला है? ये तो इनकम निकली है। उसने ये तो नहीं पूछा, उसने तो टैक्स पूछा है। अब क्योंकि कोई और सोर्स नहीं है, हमें पता है ये तो अकेला एक ही सवाल है ना, खाली बंदा ये अकेला है। तो जरा व्हाट्सएप पे पिछला चैप्टर खोले, जहां हमने हेड्स ऑफ वो 2 शेड्यूल डिस्कस किए थे ना, 2 शेड्यूल डिस्कस किए थे ना। इसका मतलब है इनकम निकल आई है ना। अब 2 बातें रह गई हैं। हमने देखना है कहीं कोई ऐसा एक्सपेंस तो नहीं लिखा हुआ, वो जो पिछले चैप्टर में पढ़ के हैं, स्ट्रेट डिडक्शन, ज़कात पेड, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, चिल्ड्रन एक्सपेंसेस। अगर इनमें से कोई चीज दी होती तो ये माइनस होनी थी ना पहले। ये तो अभी टोटल इनकम है, इसे टैक्सेबल में बनाना है। लेकिन इस सवाल में तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है। ना ये बंदा ज़कात देता, हालांकि रमजान का महीना चल रहा है, ठीक है ना ये बच्चे पढ़ा रहा। चलो कोई बात नहीं, मर्जी इसकी, बच्चे भी उसके, मर्जी भी उसकी। तो अब इसका मतलब है स्लैब ढूंढनी है सिर्फ। कौन सी स्लैब में जाए? 20 लाख वाली इनकम की स्लैब ढूंढनी है। निकालें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में से। और कौन सा देखना है? ये सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है? सैलरी तो है ही नहीं। सैलरी होती भी तो चेक करना था कि 75% से ज्यादा होगी तो सैलरीड वाला लगना है। इसका मतलब है अगले वाला शेड्यूल लगना है इसका। फोर्थ स्लैब बन रही है। फोर्थ स्लैब कहां से शुरू होती है? 12 लाख से 24 लाख। अच्छा, इसकी इनकम कितनी है? 20,80,000। ऐसे है ना? 20,80,000, सॉरी, ऐसे ही है। 20,80,000। अच्छा जी, अब माइनस 12 लाख, बाकी क्या बच गया? 8,80,000। और रेट क्या है? 20%। इसका लिया 20%, कितना आ गया? 1,00,000। बेस टैक्स कितना है? टोटल कितना हो गया? 251,000 पूरा। कहानी खत्म हो गई।
अब वो जो आप सुन सुन के आए हो ना बातें, जी टैक्स बड़ा मुश्किल है, टैक्स फलां हो जाना है, टैक्स फलां हो जाना है, सर ने प्रैक्टिस कम करवानी है, पता नहीं, बहरहाल जो भी सुना हुआ है आपने वो सुन रखा है, होना ऐसे है। डन होगी बात जी, कर लेंगे। इस तरह का सवाल आ गया, देखिए जी इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये हमने ऊपर वो लिखा हुआ जो मैं कहता हूं, मिस्टर कामरान कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और नीचे क्या लिखा हुआ है, टैक्स ईयर 2021। अब उस तरह 1 by 1 ये पहले ही रेंट चार्जेबल टू टैक्स आ गया 32,50,000, फिर आपके एक्सपेंसेस आ गए, सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकल आएगी, वही 4%, 1 लाख ये, और इस तरह चलते चलते यहाँ आगे आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकालनी है और कैलकुलेशन ऑफ टैक्स कर लेनी है। ठीक होगी ना बात? अब ये आपका होमवर्क है, लेकिन हम इसे रीड कर रहे हैं, सॉल्व अब घर जाके करेंगे, ठीक है ना? देखिए जी क्या लिखा हुआ है जी, मिस्टर जी owns a commercial building in Pakistan and receive a monthly rent of 200,000 from his tenant. The following expenses were incurred by Mr. Z during tax year. Repair to the building, irrelevant. Repair to the building, irrelevant. अच्छा यहां कोई एडवांस का भी नहीं दिख रहा है ना, अभी तक तो नहीं आया। Repair to the building, insurance premium for the building, allowable, local tax paid to the local authority, ground rent माइनस हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग माइनस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस डायरेक्ट नहीं माइनस हुआ, एक्चुअल और 4% विच एवर इज लोअर वो बाहर आउटर कॉलम में गया, लीगल फी फॉर डिफेंडिंग द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी अलाउ हो गया, अनपेड रेंट डीम्ड इररिकवरेबल, अब जरा एक अच्छी एडजस्टमेंट आई, अनपेड रेंट डीम्ड इररिकवरेबल, tenant vacated the property and tax was paid on this amount in the previous year. कहते पिछले साल एक टेनेंट का मसला हुआ, अब उसने जगह भी खाली कर दी है, सारा कुछ हो गया, वो अनपेड रेंट 50,000 है, अलाउ कर दें। अलाउ करने के लिए 3 कंडीशन थी, आपने लीगल एक्शन ले लिया हो, बंदा निकाल दिया हो और पहले इनकम में भी शामिल हुआ हो, ये सारा कुछ उसने बता दिया। ठीक होगी ना बात? इन द सेम टैक्स ईयर मिस्टर जी रिकवर्ड PKR 20,000 ऑफ द प्रीवियसली डीम्ड इररिकवरेबल। अच्छा नहीं, दोनों को इकट्ठा कर ले, दोनों को इकट्ठा कर ले, जरा दोबारा पढ़े, पहले वाली ट्रांजैक्शन को दोबारा पढ़े, उसने 2 में बांट दिया है, हालांकि नॉर्मली आई कैप एक जगह लिखेगा, आई कैप का एक स्टाइल है सवाल बनाने का, एक जगह लिखेगा सारी बात, ठीक है ना? उसने असल में पिछली कहानी को दोबारा पढ़ते हैं। अनपेड रेंट डीम्ड इररिकवरेबल, वो कह रहा है पिछले साल हमारा एक टेनेंट था जो पैसे नहीं दे रहा था और हमने कंडीशन सारी पूरी की थी, पिछले साल हमें 50,000 की डिडक्शन मिल गई थी। पिछले साल, पिछला साल कौन सा था? ये कौन सा साल है? जो भी है, 2019 है तो 20, पिछला 20 था, ठीक है ना? पिछले साल, वो कह रहे पिछले साल 50,000 की हमें मिल गई थी, क्या? अलाउंस। अब वो कहता है लेकिन वो बंदा ना अब नेक हो गया, उसे पता चला ये आखिरत में देने पड़ेंगे, उसने कहा अभी सारे नहीं है, 20,000 तो पकड़ो ना। तो आपको पता है अगर बाद में रिकवर हो जाए तो ऐड होनी है ना, ये प्रोविजन पढ़कर आए ना कि अगर ये वाला रेंट इररिकवरेबल हुआ। अच्छा, लॉ पढ़ने का ना एक और बड़ा मजेदार काम है, आपने कैसे करना है, जब आप सवाल कर रहे हो ना तो कोशिश करनी है आपने घर में, जब जैसे आप सवाल कर रहे हैं ना, आपने कोशिश करनी है जो प्रोविजन आप सॉल्व करें ना उसकी ओरिजिनल पर वापस जाएं, भले आपको याद भी हो। तैयारी करने का अच्छा तरीका क्या है? ओरिजिनल प्रोविजन पर वापस जाए। जरा देखें, ये थी ना ओरिजिनल प्रोविजन, क्या थी जी? Where there are reasonable ground for believing that any unpaid rent in respect of property is irrecoverable and allowance equal to unpaid amount मिल जाएगा, ये सारा कुछ लिखा होता। ठीक है ना?
आगे लिखा हुआ था वेयर एनी अनपेड रेंट अलाउड एज डिडक्शन, इस प्रोविजन की वजह से डिडक्शन मिल गई है, ये सवाल है हमारा। वो कहता है इस प्रोविजन की वजह से हमें पिछले साल 50,000 की डिडक्शन मिल गई थी, लेकिन अब क्या हुआ है, वेयर एनी अनपेड रेंट अलाउड एज डिडक्शन इज होली और पार्टली रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड शैल बी चार्जेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। तो ये क्या हो गया, ऐड हो गया। बात समझ आ गई? ईयर ऑफ रिसीट बनकर ये एक्सपेंस हमें क्या हो गया, अलाउ हो गया। ईयर ऑफ रिसीट बनकर ये एक्सपेंस हमें क्या हो गया, अलाउ हो गया। ठीक हो गई बात? कैलकुलेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर जी अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो क्या करना है, कर लेंगे ना? ये आपकी असाइनमेंट है आज की। ऑलमोस्ट ये हेड हमारा कंप्लीट हो गया है। एक छोटी सी बात रहती है, बल्कि हम करके इसे खत्म करते हैं ताकि आपका ये हेड कंप्लीट हो जाए। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट इस हेड में, एक छोटी सी बात और लिखी हुई है, दैट इज सेक्शन 66, इनकम ऑफ। वो कहते हैं यार अगर कोई घर 2 लोगों के नाम हुआ, बहुत दफा होता है ना ज्वाइंट ऑनर होते हैं, 4 भाइयां, चारों के नाम घर है, 3 लोग हैं मिलकर घर लिया है और अब किराए पे दे दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़नी है ना, वहां हमने कहना यार इनकम टैक्स में पर्सन से मुराद 3 लोग हैं, एक इंडिविजुअल, एक एओपी और एक कंपनी। कंपनी तो फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, फाइनल में जाके आती है, लेकिन इंडिविजुअल एंड एओपी, इंडिविजुअल एंड एओपी हमारे सिलेबस में शामिल है। वो कहते हैं यार ये 3 लोगों का इकट्ठा घर है। अब यहां सवाल सिर्फ एक पैदा हुआ, क्या इसे एज ए एओपी टैक्स करें या एज ए इंडिविजुअल करें? यानी इंडिविजुअल का तो मतलब ये हुआ कि अगर 3 लोगों का घर है, क्या इनकम कैलकुलेट करके 3 हिस्सों में बांट के अलग अलग तीनों से टैक्स लें, या इसको एओपी तस्वुर करके इसको सारे को यहीं टैक्स कर लें? इस सवाल का जवाब मिल रहा है यहां पे। बात समझ आ गई? अच्छा जी, देखिए लिखा क्या हुआ, शेयर इंडिविजुअली असर्टेनेबल। वो कहता है अगर शेयर असर्टेनेबल है, यानी पता है कि ये 3 लोग मालिक हैं, 20% इसका शेयर है, 50% इसका शेयर है, 30% इसका शेयर है, असर्टेनेबल। तो क्या कह रहा है, कह रहा है नेट रेंटल इनकम विल बी प्रोपोर्शनेटली अलाउड टू ईच ऑनर, ईच ऑनर विल पे टैक्स ऑन सच इनकम एज पर देयर एप्लीकेबल। मैं इधर आपको समझाने के लिए एक बात करना, ये ऐसे ही कैलकुलेशन की हमने, पहले इकट्ठी कर ली सारी, एंड में ये निकली थी इनकम। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूं ये इनकम निकली है, 3 लोगों का है और ये 1 मिलियन निकली है। कौन सी इनकम? सारे खर्चे माइनस करने के बाद। अब लॉ क्या कह रहा है, कह रहा है यार अगर इनके शेयर असर्टेनेबल हैं तो आप इस इनकम को डिवाइड कर दो। जो मिस्टर ए है ना उसको 2 लाख इनकम आ गई, जो मिस्टर बी है उसको 5 लाख इनकम आ गई, और जो मिस्टर सी है उसको, अब मिस्टर ए की और भी कोई इनकम्स होंगे, हो सकता है कहीं से सैलरी भी कमाता हो सकता है कोई और हेड भी हो, बस वो उधर ले जाए और अपनी इंडिविजुअल टैक्स पे करे। हमने एज ए एओपी टैक्स नहीं लिया, बल्कि टैक्सेशन कैसे हुई, इंडिविजुअल। लेकिन शर्त क्या है, इनका शेयर असर्टेनेबल हो, किसके कितने पैसे हैं, किसके कितना शेयर है। अगर ऐसे है तो ज्वाइंटली नहीं हमने किया, इंडिविजुअली। शेयर्स नॉट इंडिविजुअली असर्टेनेबल, ये पता ही नहीं कौन कितने का मालिक है। प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज बीइंग ज्वाइंटली ओन्ड बाय एसोसिएशन ऑफ पर्सन, and tax payable income and tax payable their own will be computed as per principle of taxation of AOP। ये भी आगे जाके हमने पढ़ना है। वो कहता है भाई ये AOP मान लिया, हमने कहा यार ये एक पार्टनरशिप है, इसकी इनकम 10 लाख है, इस 10 लाख का यही टैक्स कैलकुलेट करो। टैक्स कौन पे करे, पार्टनरशिप। पहले हमने माना यार ये पार्टनरशिप नहीं है, अपना अपना हिस्सा सब ले गए, हर बंदा अपना अपना
अलग अलग टैक्स पे करते हैं। कहानी समझ आई? इनकम ऑफ ज्वाइंट ऑनर, ये लिखी हुई कैसे है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया ना, अब रीडिंग कर लें। वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन एंड देयर रेस्पेक्टिव शेयर आर डेफिनेट एंड द पर्सन शैल नॉट बी असेस्ड एज एओपी इन रेस्पेक्ट ऑफ द, अगर असर्टेनेबल है तो कह रहा है यार हमने एओपी नहीं बनाना, बल्कि क्या करना है, share of each person in the income from the property for a tax year shall be taxable in their own hand respectively and not as AOP। कहानी समझ आई है कि नहीं आई? जी बच्चे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेड लिख दें बस, ठीक होगी बात जी। Share of each person in the income from the property for tax year shall be taxable in their own hand respectively and not as, चैप्टर हो गया खत्म। हाँ, अभी हम इसके थोड़े से पास पेपर देखेंगे, सवाल कैसे आ रहा है, किस तरह की बातें एग्जामिनर पूछ रहा है, इसके ऊपर अभी टाइम लगा देंगे थोड़ा, लेकिन पढ़ने वाला सारा काम हमारा एक हेड कंप्लीट हो गया। इसीलिए इस हेड को शुरू किया था कि मैं था कि इससे पहले पहले हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखें 2015 में क्या सवाल आया हुआ है, एक्सप्लेन द टर्म रेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम फ्रॉम, क्या पूछा हुआ है, रेंट की डेफिनेशन। रेंट मीन्स, ठीक है ना, वो जो मीन से शुरू थी जिसमें फॉरफिटेड डिपॉजिट भी शामिल करना था। 2 मार्क्स। Specify the head of income under which the following amount would be chargeable to rent from sublease of building। कहां जाएगा? सबलीज का मतलब क्या होता है? किराए पे लेके आगे दे दी, तो ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा ना। प्रॉपर्टी में तो नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में तो ऑनर ऑफ द लैंड और बिल्डिंग आता है। सब लीज का मतलब है वो बंदा जो आपको हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कर रहा, खुद उसने बिल्डिंग किराए पे ली, आगे आपको किराए पे दे दिया, तो क्या इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ रही है? नहीं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं आ रही, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रही है। अमाउंट इंक्लूडेड इन रेंट फॉर द प्रोविजन ऑफ एमिनिटीज, यूटिलिटीज एंड एनी अदर सर्विसेज कनेक्टेड विद रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये वाली अमाउंट, सारी अमाउंट नहीं, ये अमाउंट, ये तो हमने एग्जांपल में लिखी हुई है ना, तो हमने एग्जाम्पल में भी लिखी है कि भाई ये वाली बात कहां जा रही है, ये वाली बात। अब ये पास पेपर का सवाल है, तो वो जो बच्चे सोचते ना एग्जाम में सवाल आएगा, क़यामत ही आ जाएगी, मौत ही वाक़या हो जाएगी, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। ये सवाल है आपके सामने, ये वैसा ही सवाल है जैसे आप कर रहे। खुदा ना खास्ता एग्जाम में फेलियर ना पढ़ने की वजह से होता है। मैंने आज से वो बी लॉ में भी बात की, आपके कई बच्चे बैठे होंगे जिन जो ये बात रिपीट हो रही होगी, जिनके लिए मेरा दावा है, मैं उसे लॉजिकली हमेशा प्रूव करता हूं कि सीए एक आसान तरीन कोर्स है। आप कहते हैं सर ये तो आपने बिल्कुल ही उल्ट बात कर दी, हमें लोग कुछ कह रहे हैं, आप तो बिल्कुल ही उन सारों की बात को आपने जीरो कर दिया। हाँ, मेरे पास अपनी दलील है। कितने मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए? आप में से कोई एक बच्चा बताए जो इस कैटेगरी का बच्चा है यहाँ क्लास में बैठा हुआ है, जिसके 9th में 50% मार्क्स थे। है कोई बच्चा? कोई हाथ ही ना खड़ा कर दें, ठीक है ना? कोई है? कोई नहीं है। 10th में किसी के 50% मार्क्स हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, आप ये वाली ब्रीड नहीं है, आप इससे ज्यादा अच्छे बच्चे हैं, इससे अच्छे ऊपर वाले मार्क्स लेने वाले लोग हैं। अच्छा, खुदा ना खास्ता कभी एफएससी में, मैट्रिक में कहीं आपके 50, 51, 52% नंबर आ जाते तो घर से क्या होना था? चित्रोल होनी थी, ठीक है ना? सही लफ्ज आपने इस्तेमाल, सही वाली, टिका के चित्रोल। कहता हमारी नाक कटवा दिया, हम मुंह दिखाने जोगे नहीं बचे, इससे अच्छा तो तुम समझ ना, पाकिस्तानी माँ बाप, ठीक है ना? तो जो ब्राउन माँ बाप तो ऐसे ही होते हैं ना, तो फिर ये सारे डायलॉग बोल के उन्होंने छोड़ना है। लेकिन यहाँ अगर आप पे 50 नंबर आ गए तो उन्होंने देगे चढ़ानी है, आपकी टोर बन जानी है पूरे इलाके में कि वो पास हो गया, वही पहली दफा में, ओ यार कमाल हो गया। और नंबर कितने आए? कहते हैं सीए मुश्किल है। फिर ऐसा अल्लाह ताला, जैसे अल्लाह ताला रहम करता है ना, इंसान के ऐबों पे पर्दा डाल देता है।
मेरे ऐब आपको पता हो तो आप इस क्लास में ना बैठा, क्या इतने बुरे आदमी से पढ़ रहे हैं। आपके मुझे पता हो, मैं कोई यार कटो बाहर में नहीं पढ़ाना है ना। ये अल्लाह ने पर्दा डाल, ऐसे ही आई कैप ने क्या कर रखा, हमने कहा हम नंबर बताएंगे नहीं, बस 50 से ऊपर जितने भी आए सब के 50 ही आए, मार्क्स तो आने ही कोई नहीं। हाँ एक मसला है, अगर 49 आ गए ना तो काम खराब है। दुआ भी आसान है सीए वाले की, अल्लाह से ये नहीं कहना, अल्लाह का सिर्फ एक कहना, या अल्लाह मेरे नंबर ना आए, बस बस। उल्ट होगी दुआ, उल्ट होगी दुआ। पहले आप कहते या अल्लाह ज़्यादा नंबर आए, या अल्लाह इतने नंबर आ जाए, अब कुछ नहीं कहना, आपने कहना या अल्लाह नंबर ना आए मेरे, क्योंकि नंबर सिर्फ फेल वाले के आते हैं, पास वाले के तो आते नहीं हैं। सादा दुआ, बात समझ आ रही है? तो भाई कैसे मुश्किल हो गया, 50 नंबर लेने हैं, 80 85 90। अच्छा वहाँ फिजिक्स पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, 85 लेके भी सेटिस्फाइड नहीं थे, 90 लेके भी सेटिस्फाइड नहीं थे, 70 वाला तो था ही नहीं बेचारा। यहाँ नंबर ही कोई नहीं है भाई, 50 लेने हैं। नंबर वैसे ही आते हैं जैसे किसी भी दुनिया के पेपर में आते हैं, पेपर करते हैं उसमें मार्क्स लगे हुए हैं, यहाँ लिखा हो इसके 2 मार्क्स हैं, इसके 2 मार्क्स हैं। मसलन ये डेफिनेशन आपने लिखी लेकिन इसमें फोरफिटेड डिपॉजिट नहीं लिखा, तो 1 मिल जाएगा भाई। टोटल लगाया, अगर ये 50 या उससे ऊपर आ गया तो आप पास हो गए, खुदा ना खास्ता 49 आ गया तो फेल हो गए। अगली बात, एफएससी में नकल चली थोड़ी बहुत, कोई बोर्ड में भी गड़बड़ हो सकती है, एम कैट ई कैट में आप बात देखते हैं पेपर भी कैंसिल करने पड़ जाते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन इतना तो हमें पता है कि यार कोई ना कोई थोड़ी बहुत 19-20 गड़बड़ तो हो जाती है, ठीक है ना, हो जाती है ना। यहाँ मैं आपको रमज़ान में हल्फन कह रहा हूँ, आई कैप के एग्जामिनेशन सिस्टम में राई के दाने के बराबर गड़बड़ नहीं हो सकती। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बच्चा भी अगर सीए दे रहा है, के पेपर दे रहा है ना, तो वो एट पार ट्रीट हो रहा है। कोई एक इदारा पाकिस्तान में बताएं जो ये क्लेम कर सकता हो। आई कैप का सारा करते धरते ना इसकी कौंसिल मेंबर होती है, उसमें एक प्रेसिडेंट है, कौंसिल मेंबर है। मैं आपको 20 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बाप प्रेसिडेंट है या कौंसिल मेंबर है, बेटा या बेटी नीचे 1 दफ़ा फेल, दूसरी दफ़ा फेल, तीसरी दफ़ा फेल। ये एजाज़ है हमारे इंस्टीट्यूट का। आप हैं बस पास हो जाएं, फेल हो जाएं, मेहनत कर लें, पास हो जाएं, खुदा ना खास्ता नहीं मेहनत करेंगे फेल हो जाएं। इसीलिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान ने 70 सालों में सिर्फ 2 ब्रांड बनाए हैं जो दुनिया जिन्हें मानती है, एक सीए और दूसरा इमरान खान है। बस ये 2 लोग हैं जिसे पूरी दुनिया मानती है। पूरी दुनिया को पता है दुनिया का बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट किस मुल्क में पैदा होता है। हमारे पूरे तालीमी निज़ाम में, हमारे पूरे उसमें कहीं हम खड़े नहीं हैं। हम इंजीनियर, डॉक्टर, फला दिमाग कोई दुनिया के रिनाउंड किसी लिस्ट ग्रेडिंग में है नहीं है, लेकिन सीए की हम टॉप ग्रेडिंग के अंदर मौजूद हैं। और उसका सारा सेहरा हमारे इस सिस्टम को जाता है कि जहाँ ना कभी पेपर आउट होगा, ना कभी कोई फेवरेटिज्म होगी, ना कभी इसलिए आप फेल हो जाएंगे कि जनाब आप गरीब के बच्चे थे, आपके पास नकल के पैसे नहीं थे, आप अप्रोच नहीं कर सके, कोई चक्कर नहीं भाई। आप हैं, आप आ जाएं, मेहनत कर लें, ऊपर आ जाएं, नहीं करेंगे खुदा ना खास्ता तो भुगतेंगे उसे। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई मेरे नज़दीक सीए सबसे आसान है। 50% नंबर लेने, आप सब जिंदगी में इससे ज़्यादा नंबर लेते हैं। हाँ रूटीन बनाए, ये बातें लोगों की सुन सुन के अपने दिमाग में ये सिग्नल ना दें ये प्रोफेशनल कोर्स है, बंदा फेल हो ही जाता है। ये वो फॉल्स सिग्नल हैं जो अपने आप को, झूठी तसल्लियाँ आप अपने आप को दे रहे हो अपनी नालायकियों को छुपाने के लिए। सीए में फेल होने की कोई वजह है ही नहीं अगर आप पढ़ रहे हो तो। अच्छा एक और बात सुन, एक और एंगल से समझें। अब तो कुछ ना कुछ फ्लेवर आ गया ना सीए का, पीआरसी माशाल्लाह आपने कर लिया और अभी कोई 2-3 पेपर आप पढ़ रहे हो। कोई एक लेक्चर बताओ जो आपको सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल ही पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। नहीं, इस लेवल का ये नॉलेज ही नहीं है, ये कॉमन सेंस का नॉलेज है। ये तो एक अनपढ़ आदमी को भी समझ आ जाएगा क्योंकि तो कॉमन सेंस की सारी बातें हैं। जो बच्चे एफएससी में जरा मैथ पढ़ के आए ना, वो जो पहले दिन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन शुरू हुई ना, तो वो पहले 2-3 दिन जरा याद तो करें। लगता था यार अच्छे भले मैथ को हो क्या गया, ऐसे ही है कि नहीं है। यानी साइंसेज में बाद सब्जेक्ट ऐसे शुरू होते हैं कि जो बिल्कुल शुरू में समझ नहीं आ रहे होते, लेकिन यहाँ कभी भी ऐसा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है। आप जरा सी तवज्जो करेंगे ये समझ आना शुरू हो जाएगा। ये फॉल्स सिग्नल है, ये हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं जो ये सोच रहे हैं
यार बड़ा मुश्किल है, फेल हो गया यार, प्रोफेशनल है ना, फेल हो ही जाते हैं, हरगिज नहीं होते। आपकी नालायकी है जो आपको फेल करा रहे हैं। आप लाहौर की रंगरलियों में घूम गए हैं, माँ बाप का पेरेंटल कंट्रोल वीक हो गया है। मैं फिर कह रहा हूं, याद करें एफएससी में आपके माँ बाप ने आपको कैसे पकड़ा हुआ था, सांस नहीं लेने देते, पढ़ो, ये करो, उठो, ये वो। अगर वो यही पेरेंटल कंट्रोल आज भी आपके ऊपर रखें, आप पूरा सीए पहली अटेम्प्ट में कर लेंगे। ये तो कॉमन सेंस के सब्जेक्ट है बेटा। कमरे से बाहर जो मर्जी कहते रहे, कमरे में तो हम सब एक बिरादरी के लोग बैठे हैं, हमें पता है कि क्या हो रहा है। दुनिया को बताते रहे बड़ा मुश्किल है फलां, चलो कोई बात नहीं, टैका बना रहे आपका जरा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप लोग आकर रिलैक्स हो जाते हो, आपको एक शेल्टर भी मिला हुआ है। फेल हो गए ना, तो वो जो अभी इसने बच्चे ने लफ्ज बोला था फेंटा लगेगा, अब फेंटा नहीं लगेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यही फॉल्स सिग्नल आपके माँ बाप के जहनों में भी है कि सी है ना, चलो अल्लाह खैर करे, अगली दफा पास हो जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, ये कोर्स ही ऐसा है। नहीं कोर्स ऐसा भाई, किसने कहा है कोर्स ऐसा है? यहां तो निकम्मे आके खड़े हो जाते हैं। फेंटा पड़ना चाहिए आपको घरों से अगर आप फेल हो। मेरी ये वाली वीडियो बना के ना अपने माँ बाप को सुनवा दें एक दफा, बात समझ आएगी ना, ताकि तुम्हारी जान हिसाब में पड़ जाए, उसका फायदा ही होगा, पास हो जाओगे। इसलिए भाई सही डिसीजंस लेने हैं, सही डिसीजंस लेने हैं। अपना माइंड से हमेशा, सीए माइंड से होता है, माइंड से होता है। अगर आपका माइंड ही हारा हुआ है, आपने तस्लीम कर लिया, वो सीनियर लगे हुए होना नहीं, फला नहीं, मेरे नहीं हुए, तुम्हारे कहाँ हो जाएंगे। मैंने अभी सुबह की क्लास में भी कहता, जरा उस सीनियर को ना 3 दिन वॉच तो करो, आपको सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। मेरी किसी दलील की जरूरत नहीं। वो यार ना वो पढ़ता, ना को काम, ना उसकी जिंदगी का कोई शेड्यूल। इससे बेहतर तो जानवरों का शेड्यूल होता है जिंदगी का। क्या आपका कोई शेड्यूल है, कब उठूंगा, कब बैठूंगा, कब पढ़ूंगा? मैं ये तो कह ही नहीं रहा आप 18-18 घंटे पढ़ो, तो करो एक शेड्यूल बना ले अपना, बस एक मुनासिब सा शेड्यूल। मसलन मेरे से जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, 1 घंटा इसे घर जाके पढ़ लें, जब घंटा खत्म हो जाए किताब बंद कर दें। काम हुआ है, काम नहीं हुआ, आप किताब बंद कर दें। आप फेल हो गए तो मैं जिम्मेदार हूं, दुनिया में भी आखिरत में भी मैं जिम्मेदार हूं। मैं इतनी बड़ी बात आपको कह रहा हूं। लेकिन रोज 1 घंटा दे दें, जो भी सब्जेक्ट मेरे से पढ़ रहे हैं, चाहे वो बीला पढ़ रहे हैं, क्या सीला पढ़ रहे हैं, क्या ये टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, 1 घंटा आप मुझे दे दें। अब बताएं कोई ऐसा कोर्स जो सिर्फ 1 घंटा रोजाना पढ़ने से पास होता हो, उसके इंस्टीट्यूट को ये कहीं ये पास नहीं करते, तो उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाएं। हाँ, आप कहें कि ये खुद ही हो जाएगा, तो खुद तो नहीं होने वाला। इसलिए बेटा, आप लोगों के पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से आपको यहाँ बिठा रहे हैं। आज जो महंगाई का हाल है, जितने मुश्किल हालात हैं, जो बड़े वेल ऑफ लोग हैं उनके हालात टाइट हो गए हैं, तो आप तो अक्सरियत आम इंसान के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसको फोकस करें। कभी देखें, हम कॉलेज ऑन कर रहे हैं ना, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आप फेल हों, तो कॉलेज को तो फिर दोबारा फीस ही आ रही होगी ना। नहीं, आपने कभी किसी सब्जेक्ट की फीस कॉलेज को 2 दफा नहीं देनी है। अपने दिमाग में से ये बात, ये पॉसिबिलिटी निकाल दें दिमाग में से कि हम फेल भी हो सकते हैं। आप में से कोई बच्चा यहां तक की सारी जिंदगी में ये वाला स्टूडेंट नहीं है कि वो किसी पेपर में अपीयर हो और उसके 50 नंबर ना आए। लेकिन क्या है, वो वाला रूटीन इख्तियार रखें जो एफएससी में आपका था। आप रोज पढ़ते थे, आपके पेरेंट आपके ऊपर कंट्रोल लगाते थे। इसलिए भाई अब यहाँ तक इसे तैयारी करेंगे, वापस आएंगे हम 1 दिन और, अभी इसकी यहाँ और हमने पास पेपर लिखे हुए हैं, इनको ज़रा सॉल्व कर लेंगे ताकि आपका टेस्ट भी तैयार हो जाएगा, ये हेड भी 100% तैयार हो जाएगा। आगे चलेंगे, दूसरा हेड पकड़ेंगे, ऐसे चलते 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 हंसते खेलते सारे हेड ख़त्म हो जाने हैं। आपको पता भी नहीं चलना कि कब मुश्किल कोई बात आई है। हर हेड में हम एनएफ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सवाल क्लास में ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे जैसे कर रहे हैं। आपका सिर्फ इतना काम है, जो काम मैंने करवाया उसे घर जाके कर। ईद के बाद मुलाकात होगी, मेरी कल क्लास कोई नहीं, बीला भी नहीं होगी और सीला भी नहीं होगी, और मेरी तरफ से ईद की, ठीक है ना, मेरी तरफ से ईद की छुट्टी। और ये जो नहीं अंसारी साहब को बताना भी नहीं आपने, उन्होंने तो ईद वाले दिन भी आपको भी लेक्चर भेजने, ठीक है।
हाँ वो कहते हैं ना, वो पहले मेरा तो डायलॉग ही ख़राब करा दिया ना। मैं हर छुट्टियों पे हमेशा अनाउंस करता होता था कि बैग आपने यहीं छोड़ के जाना है। फिर मैं एंड में कहता था पढ़ना तो तुमने जाके भी नहीं है, ठीक है ना, तो बैग यहीं छोड़ जाना। लेकिन अब मैंने अपना जुमला बेहतर कर लिया, मेरे सब्जेक्ट की किताबें यहीं छोड़ जाना। समझ लगी है? मैं अब भी कह रहा हूँ, आपने कोई ये आज अगर आपके पास टाइम हो ना, घर में जाके आज पढ़ लें। छुट्टियों में आपने नहीं पढ़ना, ये छुट्टियाँ इसलिए हुई आप एंजॉय कर लें। हमारी प्रॉब्लम ही है अनफॉर्चुनेटली, हमें यही नहीं पता कब एंजॉय करना है कब पढ़ना है। हम जो एंजॉयमेंट का टाइम है उसमें प्लानिंग बनाते हैं पढ़ने की, कि जी ईद आ रही है ना, बस मैं ईद वाले दिन और अगले दिन बस बाकी मैं पढ़ूंगा। और क्यों पढ़ेंगे भाई, क्या है, मैं कुछ सजा हुई है? हम कुछ सजा याफ्ता लोग हैं। अच्छा, जब हम गलत प्लान बनाते हैं फिर अमल नहीं करते, ये जो असल में ये मेरे अंदर ये चेंज इसलिए, मैं माइंड साइंसेज का स्टूडेंट हूँ, मैं माइंड साइंसेज पढ़ता हूँ। माइंड साइंसेज ये कहते हैं कभी ऐसा इरादा नहीं करना जो आपने करना नहीं है, करना ही नहीं है। अगर आप ऐसे करते रहोगे तो आपकी बॉडी आदी हो जाएगी, आपका ब्रेन आदी हो जाएगा, ये जो कह रहा है ना इसने करना तो है नहीं, वो आपको याद ही नहीं कराता, उसे पता है बेकार आदमी है। नहीं, हमने वो इरादा करना है जो करना है। हमने छुट्टियों में टेक्स्ट नहीं पढ़ना है, मैं कह रहा हूँ नहीं पढ़ना, मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है ना। अच्छा, मज़े की बात ही होती है, टीचर जब कह रहा है ना पढ़ लो, जब भी नहीं पढ़ते, जब वो कह रहा है ना पढ़ो, पढ़ने बैठ जाते, ठीक है। तो आपने कम से कम आधी बात तो मान लेना। मसलन एक एम्प्लॉय ना सुबह लेट आता है, तो टाइम पे चला जाए, आधा काम 50% तो ठीक हो गया ना। समझ आ रही है बात? तो भाई आपने किताबें मेरी तो कोई नहीं लेके जाना, ये जो आज हमने पढ़ा इसे आज कर लेना, टेक्स्ट की किताब यहीं छोड़ के जानी, वापस आएंगे हम यहीं पढ़ लेंगे दोबारा। डन हो गया? अल्लाह हाफ़िज़।